नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और खबर दुनिया की में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे तक हम आपको खबर दुनिया की में बताएंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। इजरायली रक्षा मंत्री ने अपने अभियान में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आधे कमांडरों को ढेर करने का किया दावा। बुधवार को 40 से अधिक ठिकानों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली शहर पर रॉकेट दागने का किया दावा। अमेरिकी संसद से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन इजरायल की सहायता से जुड़े विधेयक पर किए हस्ताक्षर। मंगलवार को संसद ने $95 अरब के पैकेज की दी थी स्वीकृति। यूक्रेन को 61 जबकि इजरायल को मिलेंगे $26 बिलियन। चीन ऐप टिकटॉक को बड़ा झटका। टिकटॉक पर पाबंदी लगाने वाले विधेयक पर राष्ट्रपति बाइडेन ने किए हस्ताक्षर। चीनी कंपनी बाइडेंस को 9 महीने से 1 साल के अंदर बेचना होगा स्वामित्व। इस प्रयास में विफल रहने पर लगेगी पाबंदी। 4 दिवसीय चीन के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। रूस समेत कई अहम मुद्दों पर होगी बात। दक्षिण चीन सागर और ताइवान से जुड़े मुद्दों पर भी हो सकती है चर्चा। रूस ने यूक्रेन के खार्किव शहर पर दागी मिसाइल, 6 लोग घायल। यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूसी रिफाइनरी को बनाया निशाना। हमले से संयंत्र में भड़की आग। रूस की चेतावनी, अगर यूक्रेन को दी गई लंबी दूरी की मिसाइल तो बढ़ा दिया जाएगा बफर जोन। और सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। सबसे पहले बात एशिया का आईना से। हमास के साथ लगातार जारी युद्ध के बीच इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भी संघर्ष कर रही है। दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान से लगी इजरायली सीमा पर लगातार हमले कर रहा है। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों से जुड़े 40 ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले को लेकर इजरायली सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है। वहीं पेंटागन ने आश्वासन दिया है कि वॉशिंगटन गाजा पट्टी के युद्धग्रस्त इलाके में बहुत जल्द अस्थायी बंदरगाह के निर्माण का कार्य शुरू करेगा। वहीं भीषण युद्ध के चलते गाजा में अकाल की स्थिति बनने की आशंका जताई गई है। इजरायली सेना गाजा में हमास के आतंकियों के खिलाफ अभियान के साथ साथ दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। 7 अक्टूबर के हमलों के बाद गाजा पर शुरू की गई आईडीएफ की कार्रवाई के बाद से हिजबुल्लाह लेबनान से लगी इजरायली सीमा पर लगातार हमले कर रहा है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने अपने अभियानों में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आधे कमांडरों को ढेर करने का दावा किया है। इससे पहले इजरायली सेना ने कहा था कि लड़ाकू विमानों और तोपखानों ने दक्षिणी लेबनान में आयता राख शब के आसपास हिजबुल्लाह लड़ाकों से जुड़े 40 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमले को लेकर सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें भीषण विस्फोट को देखा जा सकता है। इन विस्फोटों को हमले का हिस्सा बताया जा रहा है। वहीं हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमावर्ती शहर पर दर्जनों रॉकेट दागने का दावा किया है। आईडीएफ के अभियान में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आधे कमांडरों का सफाया हो गया है। ये वो लोग हैं जो इजरायल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से आक्रामक अभियान के प्रभारी थे। इस बीच पेंटागन ने कहा है कि वाशिंगटन गाजा के युद्धग्रस्त फिलिस्तीनी क्षेत्र में बहुत आवश्यक सहायता की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए एक अस्थायी बंदरगाह के निर्माण पर बहुत जल्द काम शुरू कर देगा। पेंटागन के प्रवक्ता ने बंदरगाह के निर्माण के लिए आपूर्ति ले जाने वाले जलयान का जिक्र करते हुए कहा कि सभी
आवश्यक जहाज भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तैनात हैं। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही निर्माण शुरू करने की स्थिति में हैं। इस योजना की पहली बार घोषणा मार्च की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा की गई थी, जब इजराइल ने गाजा में जमीनी सहायता बंद कर दी थी। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि इस प्रयास में गाजा में जमीन पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी शामिल नहीं होगी, लेकिन अमेरिकी सैनिक इस समुद्री मंच के निर्माण के लिए फिलिस्तीनी क्षेत्र के करीब जाएंगे और इजरायली बलों को उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस बीच विश्व खाद्य कार्यक्रम ने गाजा के तेजी से अकाल की ओर जाने की चेतावनी जारी की है। हमारा अनुमान है कि 2 वर्ष से कम उम्र के 30% बच्चे अब अत्यधिक कुपोषित या कमजोर हैं और उत्तर में 70% आबादी भयावह भूख का सामना कर रही है। वहीं जर्मनी ने आने वाले समय में फिलिस्तीनी क्षेत्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA के साथ सहयोग करने का इरादा जाहिर किया है। UNRWA गाजा में सबसे महत्वपूर्ण मानवीय सहायता एजेंसियों में से एक है। इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमलों में इस एजेंसी के 1 दर्जन से अधिक कर्मियों के शामिल होने का आरोप लगाया था। आरोपों के बाद संयुक्त राष्ट्र की इस सहायक कंपनी ने अपने कई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। इस घटनाक्रम के बाद 2 सबसे बड़े दाताओं अमेरिका और जर्मनी सहित 16 देशों ने एजेंसी के लिए अपनी फंडिंग रोकने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप एजेंसी की फंडिंग में लगभग 4.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कटौती की गई। संयुक्त राष्ट्र ने जांच के लिए भरोसा दिया था। मामले की जांच के लिए फरवरी की शुरुआत में पूर्व फ्रांसीसी विदेश मंत्री कैथरीन कोलोन की अध्यक्षता में एक निष्पक्ष जांच समूह का गठन किया गया था। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने अब तक इसके लिए कोई साक्ष्य मुहैया नहीं कराए हैं। नेपाल के दौरे पर कतर के आमिर शेख तामीम बिन हमाद अल थानी और प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद 8 ज्ञापन और समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। 2 दिवसीय राजकीय दौरे के दौरान कतर के आमिर शेख आज स्वदेश लौट चुके हैं। इसके पहले मंगलवार को कतर के अमीर शेख तामीम बिन हमाद अल थानी ने नेपाल की राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से मुलाकात की, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय हितों से संबंधित मामलों पर चर्चा की थी। वहीं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी आज श्रीलंका पहुंचे, जहां उन्होंने आधिकारिक तौर पर $514 मिलियन की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि यह परियोजना राष्ट्रीय ग्रिड में 290 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगी, जबकि 6000 हेक्टेयर कृषि भूमि को पानी और 3 जिलों के हजारों परिवारों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के वैकले चर्च में एक पादरी पर चाकू से जानलेवा हमला किए जाने के बाद संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान में 7 किशोरों को गिरफ्तार किया गया। ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस के उपायुक्त क्रिसी बैरेट ने एक संवाददाता सम्मेलन में गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा, 7 लोगों में से सभी किशोर को गिरफ्तार किया गया है और अन्य 5 पूछताछ में पुलिस की सहायता कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस उपायुक्त क्रिसी बैरेट ने एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, हमने कथित अपराधी और सहयोगियों और उनके साथियों के एक नेटवर्क के बीच संबंधों की पहचान की है, जिनके बारे में हमारा मानना है कि वो एक समान हिंसक चरमपंथी विचारधारा साझा करते हैं। सिडनी में 3 दिनों में चाकू मारने की यह दूसरी घटना थी। इससे पहले 13 अप्रैल को सिडनी मॉल में एक अलग चाकू हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अमेरिका चीन संबंधों को लेकर शंघाई पहुंचे। ब्लिंकन की यात्रा दोनों देशों के बीच नवीनतम उच्च स्तरीय संपर्क है, जिसने वैश्विक व्यापार से लेकर सैन्य संचार तक मुद्दों पर कार्य समूहों के साथ मिलकर सार्वजनिक कटुता को कम किया है, जिसने पिछले साल की शुरुआत में संबंधों को ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचा दिया था। वित्तीय सेवा कंपनी जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ जैमी डिमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए आर्थिक विकास को खूब सराहा है। इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेमी डिमन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अविश्वसनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सुधारों को आगे बढ़ाकर और समावेशी कार्यक्रमों के जरिए 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। Modi has done an unbelievable job in India.
I mean, literally, and I know, the liberal press here, they beat the hell out of him. He's taken 400 million people out of poverty. When we go lecture Modi about, when they want trade with us, but we lecture literally. I go to these countries soon after a lot of our government officials there. It's like we're fantasizing about, climate and labor and how we think they should be running their country. He has 400 million people without toilets. Really? And we're lecturing them how to do things. They've put in this unbelievable, every citizen by hand or by eyeball or by finger is recognized. They open bank accounts for 700 million people. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is he's tough. But I think you have to be tough to break that down, and he's breaking down some of the bureaucracy. They have, I think it's 29 states or something like that. But they all had completely different, it's almost like Europe. They have completely different tax systems, which leads to enormous corruption. He's breaking all that stuff down. And so, yeah, there are examples of people who have just turned these things around. And we need a little bit more of that here. और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज़। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। बढ़ते हैं आगे। अमेरिकाना के जरिए नजर डालते हैं अमेरिकी देशों से जुड़ी खबरों पर। कई महीनों की देरी के बाद अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता के पैकेज को मंजूरी दे दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने राहत पैकेज के लिए अमेरिकी सीनेट का आभार व्यक्त किया है। इस सहायता के साथ अमेरिकी सीनेट ने पूरी दुनिया को एक एकीकृत संदेश देते हुए कहा कि जरूरत के समय अमेरिका हमेशा लोकतंत्र की रक्षा करेगा। वहीं अमेरिका के इस राहत पैकेज को मंजूरी देने के बाद रूस ने कहा कि अमेरिका का यह कदम दर्शाता है कि अमेरिका किस हद तक यूक्रेन युद्ध में दखल दे रहा है। पिछले कई महीनों से अमेरिकी कांग्रेस में फंसे सहायता पैकेज को सेनेट ने मंगलवार को अपने सहयोगियों के लिए मंजूरी दे दी। ये कुल 95 अरब डॉलर की सैन्य सहायता है, जिसमें यूक्रेन के लिए 61 बिलियन का पैकेज शामिल है। इसका उद्देश्य कीव को रूस के खिलाफ अपनी रक्षा में मदद करना है। हालांकि इस विधेयक के सेनेट से पारित होने की उम्मीद थी, लेकिन इसे प्रतिनिधि सभा में महीनों की देरी और विवादास्पद बहस का सामना करना पड़ा। विधेयक के पक्ष में 79 जबकि विरोध में 18 मत पड़े। बिल के पारित होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर ही यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों और उपकरण उपलब्ध करा दिए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सैन्य वाहन, स्टिंग एयर डिफेंस, गोला बारूद, एंटी टैंक गोला बारूद और अन्य हथियार शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में तुरंत किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यह राहत पैकेज दर्शाता है कि अमेरिका अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। Western democracy perhaps faced its greatest test since the end of the Cold War. सीनेट ने पूरी दुनिया को एकीकृत संदेश भेजा है। जरूरत के समय अमेरिका हमेशा लोकतंत्र की रक्षा करेगा। In shaping the balance of power between democracy. यूक्रेन में युद्ध कुछ समय से गतिरोध बना हुआ है। यूक्रेन के खजाने में अधिक पैसा डालने से संघर्ष केवल लंबा खींचेगा और जानमाल की अधिक हानि होगी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने राहत पैकेज के लिए अमेरिकी सेनेट का आभार व्यक्त किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह मदद उनके देश के लिए बेहद जरूरी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंबे समय से यूक्रेन से लड़ने के लिए पश्चिमी हथियारों की मांग करते रहे हैं। वहीं अमेरिका के इस राहत पैकेज को मंजूरी देने के बाद रूस ने कहा है कि अमेरिका का यह कदम दर्शाता है कि वो किस हद तक यूक्रेन युद्ध में दखल दे रहा है।
विधेयक में इजराइल को $26 बिलियन की सहायता और गाजा में मानवीय सहायता का आह्वान किया गया है, जबकि चीन का मुकाबला करने के लिए ताइवान और इंडो पैसिफिक के लिए $8.12 बिलियन निर्धारित किए गए हैं। चीन ने अमेरिका के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम अमेरिका से ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन न करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने और ताइवान को किसी भी तरह से हथियार देना बंद करने के लिए ठोस कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। इसमें इजराइल के मिसाइल और रॉकेट डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति के लिए $5.2 अरब, अत्याधुनिक हथियारों के लिए $3.5 अरब, हथियार उत्पादन के लिए $1 अरब और अन्य जरूरतों के लिए भी $4.4 अरब के फंड को मंजूर किया गया है। लंबे समय से शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक को अमेरिका में प्रतिबंधित करने की तैयारी चल रही थी। अब अमेरिकी सीनेट ने एक ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस विधेयक को 79-18 मतों से मंजूरी मिल चुकी है। चीनी ऐप को अमेरिका में बैन करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विधेयक पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इसमें टिकटॉक के मालिक बाइटडांस को अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए 9 महीनों का समय दिया गया है। अगर बाइटडांस ऐसा नहीं करती है तो ऐप को अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अब चीनी ऐप टिकटॉक की अमेरिका में भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट ने टिकटॉक पर पाबंदी लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। बिल पर राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर के बाद चीनी मूल की इस कंपनी को ऐप के स्वामित्व को वापस लेने की आवश्यकता होगी। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो टिकटॉक को संयुक्त राज्य अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा। चीनी कंपनी बाइटडांस को कंपनी को बेचने के लिए 9 महीने से लेकर 1 साल का समय दिया गया है। 9 महीने के भीतर कंपनी को बेचना होगा। डील आगे बढ़ती है तो 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। वहीं अगर बाइटडांस इस टाइम फ्रेम में टिकटॉक को अमेरिकी खरीदार को नहीं बेच पाती है तो उसका इस्तेमाल अमेरिका में पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दरअसल इस विधायी कार्रवाई के पीछे की वजह टिकटॉक के चीनी स्वामित्व और बीजिंग में सत्तावादी सरकार की अमेरिकी यूजर्स डेटा तक पहुंच को माना जा रहा है। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए यूजर डेटा तक चीन की पहुंच को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। वहीं दूसरी ओर टिकटॉक का कहना है कि कंपनी ने कभी भी चीनी अधिकारियों के साथ अमेरिका के यूजर्स का डेटा शेयर नहीं किया है। अमेरिका में टिकटॉक के 17 करोड़ उपभोक्ता करता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बाइटडांस ऐप को बेचने में विफल रहता है तो नए कानून से बाइडेन प्रशासन को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार मिलने की संभावना है। अमेरिका में टिकटॉक पर जारी लड़ाई वाशिंगटन और बीजिंग के बीच इंटरनेट और प्रौद्योगिकी पर युद्ध का एक नमूना है। पिछले हफ्ते चीन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर चीन में अपने ऐप स्टोर में मेटा प्लेटफॉर्म के मेटा.o व्हाट्सएप थ्रेड्स को हटाने का आदेश दिया था। टिकटॉक पहले संशोधन के आधार पर बिल को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। नवंबर में एक अमेरिकी अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए टिकटॉक पर राज्य के प्रतिबंध को रोक दिया था। 2020 में अमेरिका ने चीनी स्वामित्व वाले टिकटॉक और वीचैट को ब्लॉक करने के तत्कालीन प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास को अदालतों ने रोक लगा दी थी। ये विधेयक व्हाइट हाउस को सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले अन्य विदेशी स्वामित्व वाले ऐप पर भी प्रतिबंध लगाने या बिक्री के लिए मजबूर करने के लिए उपकरण साबित होगा। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।